हेलो स्टूडेंट्स, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, जिसमें हमने सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ा था वो था गैल्वेनिक सेल या रासायनिक सेल जिनको कहते हैं, दूसरा था विद्युत अपघटनी सेल। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैल्वेनिक सेल यानी रासायनिक सेल के प्रकार, यानी रासायनिक सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक जो सेल या बैटरियाँ होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो प्राथमिक सेल कहते हैं और एक द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल क्या होते हैं? प्राथमिक सेल उन्हें कहते हैं जिन्हें हम एक बार उपयोग में लेने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं ले सकते, अर्थात उन्हें चार्ज नहीं किया जा सकता, अर्थात उनमें होने वाली जो रिएक्शन है वो कैसी प्रकृति की होती हैं, अनुत्क्रमणीय प्रकृति की होती हैं। और इनमें रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट किया जाता है? बताओ, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि ये किसके प्रकार हैं? एक तरह से रासायनिक सेल के। तो प्राथमिक और द्वितीयक जो सेल होते हैं वो एक प्रकार से क्या होते हैं? रासायनिक सेल। प्राथमिक सेल की बात कर रहे हैं हम। प्राथमिक सेल क्या होते हैं? ऐसे सेल जिनमें रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट किया जाएगा? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। क्या कहलाते हैं? प्राथमिक सेल कहलाते हैं। यह एक प्रकार से गैल्वेनिक सेल या रासायनिक सेल होते हैं। इन सेलों में होने वाली जो अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय प्रकृति की होती हैं, अर्थात इन्हें दोबारा से चार्ज नहीं किया जा सकता। एक बार उपयोग में लेने के बाद में ये क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो शुष्क सेल यानी लेखलांसी सेल और मरकरी सेल इसके एग्जाम्पल हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे, और एनोड और कैथोड पर होने वाली रिएक्शन भी देखेंगे। आप दैनिक जीवन में जो देखते हो, एक तरह से प्राथमिक सेल का एग्जाम्पल हम देखें या लेखलांसी सेल देखें तो टॉर्च, ट्रांजिस्टर, दीवार घड़ी आदि में जो सेल यूज होते हैं वो कौन से सेल होते हैं? प्राथमिक सेल होते हैं। सभी ने देखा है टॉर्च, दीवार घड़ी जो है, ट्रांजिस्टर, उन सभी में जो यूज हो रहे हैं वो कौन से सेल हैं? प्राथमिक सेल हैं। एक बार ख़राब होने के बाद में, एक बार उपयोग में लेने के बाद में वो क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। अर्थात इन सेलों में होने वाली जो अभिक्रियाएं वो कैसी प्रकृति की हैं? अनुत्क्रमणीय प्रकृति की हैं। तो हमने कहा ऐसे सेल जिनमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है तथा उन्हें पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, क्या कहलाते हैं? प्राथमिक सेल कहलाते हैं। इन सेलों में होने वाली रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं हम कह रहे हैं कैसी प्रकृति की होती हैं? अनुत्क्रमणीय प्रकृति की होती हैं, अर्थात सेल एक बार उपयोग में लेने के बाद खराब हो जाते हैं। और इनके एग्जाम्पल हैं शुष्क सेल जिसको हम लेखलांसी सेल भी बोलते हैं, और दूसरा है मरकरी सेल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें शुष्क सेल या लेखलांसी सेल की बनावट, एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाएं जो इम्पोर्टेंट भी होती हैं। तो देखिए शुष्क सेल पहले सबसे पहले हमने दिमाग में रखा कि शुष्क सेल या लेखलांसी सेल है क्या, कि आपने सभी ने टॉर्च का सेल देखा हुआ है। उस टॉर्च का जो सेल है उसको क्या करते हो? एक बार जब यूज ले लेते हो उसको दोबारा से हम चार्ज नहीं कर सकते, वो ख़राब हो जाता है। उसको हमको क्या करना पड़ता है? फेंकना ही पड़ता है। तो उस टॉर्च या दीवार घड़ी का जो सेल है या ट्रांजिस्टर का जो सेल है वो हमने लिया, उसकी बनावट देखें कि उसमें से बाहर का जो है वो खोल किसका बना होता है। सभी ने खोल के देखा होगा, उसको खोल के देखें। तो मैं उसकी बनावट आपको बता रहा हूँ। तो देखिए आप कि लेखलांसी सेल या शुष्क सेल की बनावट देखी हमने कि इसमें क्या होता है। एक जस्ते का बना हुआ ये पात्र होता है, ये जिंक का बना हुआ एक पात्र है जो किसका कार्य करता है? एनोड का। जिंक या जस्ते का खोल होता है। ऊपर आपने देखा होगा टॉर्च का जो सेल है, ऊपर का जो खोल है वो किसका बना होता है? जिंक या जस्ते का। और किसका कार्य करेगा? वो एनोड का कार्य करेगा। इसके बाद में देखिए इसके मध्य में आपने देखी होगी एक कार्बन की छड़ होती है। एक क्या होती है? कार्बन की छड़।
ये क्या है, कार्बन क्षण, कार्बन या हम कहते हैं क्या, ग्रेफाइट, कार्बन या ग्रेफाइट की क्षण होती है और जो किसका कार्य करती है बताओ, कैथोड का। ये कैथोड का कार्य करेगी। इसके ऊपर जो लगी होती है वो क्या लगी होती है, एक पीतल की टोपी, आपने देखी है ये भी, ये क्या है, पीतल की टोपी, पीतल की टोपी लगी हुई होती है। इसके चारों ओर जो एनोड, जो कैथोड है यानी कार्बन यानी ग्रेफाइट की जो छड़ है, इसके चारों ओर MnO2 की परत लगी हुई होती है। ये मैंगनीज डाइऑक्साइड की परत है। ये जो है वो क्या है, MnO2 की परत, इसके चारों तरफ क्या होती है, MnO2 की परत। अब देखिए ये एनोड हो गया और ये कैथोड। अब ये जो रिक्त स्थान बचा हुआ है, ये रिक्त स्थान जो होता है एनोड और कैथोड के मध्य का जो स्थान है वो किससे भरा हुआ होता है, एक पेस्ट बना देते हैं यहाँ पर। एनोड और कैथोड के मध्य का जो स्थान है एक पेस्ट नुमा पदार्थ बना करके यहाँ भर दिया जाता है। अब वो पदार्थ किसका होता है, देखिए आप, ये एनोड और कैथोड के मध्य का जो पदार्थ है वो क्या है, NH4Cl प्लस ZnCl2 का पेस्ट। इन दो का ये क्या होता है, पेस्ट बना करके यहाँ पर रख दिया जाता है। ये बन गई क्या, शुष्क सेल या लैग्रांसी सेल की बनावट। हमने कहा कि शुष्क सेल या लैग्रांसी सेल में क्या होता है कि जिंक या जस्ते का बना हुआ एक पात्र होता है जिसमें एक कार्बन या ग्रेफाइट की क्षण होती है जो किसका कार्य करती है, कैथोड की, और जिंक जो होता है वो एनोड का कार्य करता है। इस जो कार्बन या ग्रेफाइट की क्षण होती है इसके चारों ओर MnO2 की परत लगा दी जाती है। उसके बाद में एनोड और कैथोड का जो मध्य का स्थान है वो किसके पेस्ट से भर दिया जाता है, NH4Cl तथा ZnCl2 का पेस्ट। अब ये बनावट हो गई। अब क्या होगा, सेल कार्य करने लगेगा। अब सेल कार्य करने लगेगा तो क्या होगा, देखिए इसमें रिएक्शन होगी। एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है और कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है। तो देखिए एनोड किसका बना हुआ है, जिंक का बना हुआ है, यानी इस पर एनोड जिंक का है तो इसका मतलब इस पर किसकी रिएक्शन होने वाली है, ऑक्सीकरण की क्रिया होने वाली है। एनोड से क्या निकलेंगे बताओ, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। और ऑक्सीकरण की क्रिया हमेशा हमने जब स्टार्टिंग में जब गैल्वेनिक सेल पढ़ा था तो वहाँ पर एक ट्रिक बताई थी कि एनोड जो है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा उस पर, कौन से सेल में, रासायनिक सेल में, और उस पर हमेशा कौन सी क्रिया होगी, ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। और ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो इसका मतलब जिंक से क्या निकाले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। या तो इसको देखें या इन दोनों में से देखें, Cl सेम है और ये NH4 प्लस में टूटा और ये किस में टूटा बताओ, Zn+2 में। यानी एक तो ये है हमारे पास में और एक ये है। तो देखिए एनोड पर कहा हमने क्या होना है, ऑक्सीकरण होना है। एनोड पर ऑक्सीकरण हुआ तो देखिए ये क्या बन गया कि Zn से 2 इलेक्ट्रॉन निकले और ये बन गया क्या, Zn+2। और Zn+2 इसका मतलब ये क्रिया क्या हुई है, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। अब कैथोड पर क्या होगा, देखिए कैथोड पर क्या होगा, अपचयन होगा। और देखिए कैथोड के रूप में यहाँ पर ये प्रयुक्त होगा वो क्या है, NH4 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिए जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराते, कितने, ये 2 से बैलेंस कर दिया हमने, और यहाँ पर ऐसे बनता NH4। और NH4 जो होता है
वो अनस्टेबल है, ऐसा कोई यौगिक नहीं बनता। तो ये किस में कन्वर्ट होता है बताइए? NH3 प्लस H2 में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। बैलेंस के लिए हमने इसमें कितने का गुणा कर दिया? 2 का। एनोड पर रिएक्शन हो गई, कैथोड पर रिएक्शन हो गई, इसका मतलब हम क्या लिखें अब? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या बन जाएगी? देखिए, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन गए, Zn प्लस 2NH4 प्लस इज इक्वल टू Zn प्लस 2 प्लस 2NH3 प्लस H2, ये बन गया। अब क्या होगा कि देखिए, जो हाइड्रोजन है MnO2 हमने इसमें डाला। ये MnO2 क्यों डाला है? क्योंकि जो एनोड और कैथोड पर रिएक्शन के बाद यानी रिडॉक्स रिएक्शन जब की, तो इसमें जो H2O बना, H2 जो बना है वो क्या होगा? MnO2 द्वारा क्या हो जाएगा? अब शोषित हो जाएगा। MnO2 इसी वजह से डाला है हमने कि MnO2 क्या करता है? जो हाइड्रोजन यहाँ से निकल रही है उस हाइड्रोजन को कौन अवशोषित कर लेगा? MnO2, यानी MnO2 क्या करता है? H2 का अवशोषण। ये क्या करेगा? H2 को अवशोषित कर लेगा। MnO2 जो कहाँ पर भरा हुआ है? जो कार्बन या ग्रेफाइट की छड़ थी उसके बाद में, यानी उसकी परत हमने किसकी लगाई थी? MnO2 की। अब H2 को क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया। अब क्या बच गया? जिंक और NH3, यानी या इसकी जो रिएक्शन होगी, इन दोनों की रिएक्शन भी लिख दें हम। तो रिएक्शन क्या हुई? देखिए कि MnO2 अवशोषित कर लेगा किसको? हाइड्रोजन को, और ये बना देगा MnOOH, और ये बैलेंस के लिए हमने कितने का गुणा कर दिया? 2 का। ये रिएक्शन हो जाएगी। उसके बाद में देखिए, अब ये जिंक बन गए, जिंक है और NH3, ये जिंक प्लस 2 जो आयन हैं वो क्या करते हैं? इस NH3 से रिएक्शन करके एक संकुल यौगिक बना देते हैं, Zn NH3 का 4 और ये प्लस का 2। ये एक संकुल यौगिक बन गया जिसका नाम है टेट्रा एमीन जिंक सेकेंड आयन। बैलेंस के लिए हमने यहाँ पर 4 का गुणा कर लिया। ये एक संकुल यौगिक बन गया। संकुल यौगिक क्या होते हैं? हम जो अगला चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सहसंयोजक यौगिक, उसके बारे में पढ़ेंगे कि संकुल यौगिक क्या होते हैं। और इनका ये जो मैंने नाम लिखा है IUPAC नाम, ये क्या है? बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, उसको भी हम पढ़ेंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर तो ये याद रखना है आपको केवल कि इसका नाम क्या है? टेट्राएमीन जिंक सेकेंड आयन। अब देखिए, शुष्क सेल या लेक्लांसी सेल में बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला कि शुष्क सेल क्या है? शुष्क सेल किस प्रकार का सेल होता है? शुष्क सेल में एनोड किसका बना होता है? कैथोड किसका बना होता है? शुष्क सेल में या लेक्लांसी सेल में MnO2 का कार्य क्या है? लेक्लांसी या शुष्क सेल में एनोड एवं कैथोड पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, रिडॉक्स अभिक्रिया लिखिए। MnO2 द्वारा हाइड्रोजन का अवशोषण होने पर शुष्क सेल में होने वाली रिएक्शन लिखिए। तथा शुष्क सेल या लेक्लांसी सेल में एक संकुल यौगिक का निर्माण होता है, उस संकुल यौगिक का क्या लिखिए? IUPAC नाम लिखिए। तो ये क्या है इसका? IUPAC नाम। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, शुष्क सेल या लेक्लांसी सेल के विद्युत वाहक बल का मान। तो शुष्क सेल के विद्युत वाहक बल का मान, शुष्क सेल के विद्युत वाहक बल का मान वो होता है कितना? 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट यानी 1.2 से 1.5 के मध्य होता है। अगला इसका इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो उपयोग भी पूछ लेता है कि शुष्क सेल या लेक्लांसी सेल का एक उपयोग लिखिए। तो उपयोग क्या होता है इसका? एक तो ट्रांजिस्टर में यूज करते हैं हम इसको, ट्रांजिस्टर में, टॉर्च में, दीवार घड़ी आदि में
इसका उपयोग किया जाता है, किसका, शुष्क सेल या लेक्लांसी सेल का। देखिए दूसरा प्राथमिक सेल का जो एग्जाम्पल है वो है होता है क्या, मरकरी सेल। तो मरकरी सेल क्या है, देखिए इसको शॉर्ट में देखें अपन कि सेल विभव जो होता है मरकरी सेल का वो 1.35 वोल्ट होता है, जबकि लेक्लांसी सेल का विद्युत वाहक बल हमने कितना लिखा था, 1.5 वोल्ट। जबकि मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, 1.35 वोल्ट होता है। इसमें एनोड जो बना होता है वो किसका बना होता है, जिंक धातु का। एनोड जो है इसमें जिंक धातु का बना है। कैथोड किसका है, HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड का। और विद्युत अपघट्य जो होता है इसमें क्या होता है, HgO प्लस KOH। यानी इसकी सेल की बनावट देखें हम तो देखिए ये जिंक का जो पात्र है वो किसका कार्य करेगा, एनोड का। इसके बाद इसमें ये ग्रेफाइट की छड़, वही इस ग्रेफाइट की छड़ में लेक्लांसी सेल के चारों ओर ग्रेफाइट की छड़ में जो होता है वो तो होता है MnO2, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, HgO होता है जो किसका कार्य करता है, कैथोड का कार्य करता है। और यहाँ पर लेक्लांसी सेल में जो पेस्ट भर रहे थे वो क्या था, NH4Cl प्लस ZnCl2, लेकिन यहाँ पर मरकरी सेल में जो पेस्ट बनाया जाता है वो किसका है, HgO प्लस KOH का। तो ये तो बनावट में अंतर हो गया। इसका उपयोग देखें, जो इम्पोर्टेंट भी होता है पूछ लेता है कि श्रवण मशीन यानी कानों से जो सुनते हैं उसकी एक मशीन लगाई जाती है। श्रवण जो मशीन होती है, जिनको क्या होता है, जो व्यक्ति बहरे होते हैं, जिनको कम सुनाई देता है, वो एक मशीन लगाते हैं। उस मशीन का नाम क्या है, श्रवण मशीन। और उसमें जो सेल यूज किया जाएगा वो कौन सा सेल होता है, मरकरी सेल होता है। दूसरा घड़ियों में और कैलकुलेटरों में, कैलकुलेटर जो होते हैं उनमें भी कौन सा यूज होता है, बताइए, मरकरी सेल। तो देखिए दीवाल घड़ी की जब बात कर रहे थे तो वो तो था लेक्लांसी सेल, लेकिन हाथ में जो घड़ी वगैरह पहनते हैं उसमें जो यूज होता है वो कौन सा होता है, मरकरी सेल। और मरकरी सेल की बनावट के बाद में हम देखें इसमें एनोड और कैथोड पर होने वाली रिएक्शन। तो एनोड देखिए जिंक धातु का बना हुआ है, तो हमने रिएक्शन देखी इस पर, यानी एनोड पर रिएक्शन देखें हम, तो एनोड पर रिएक्शन क्या होगी कि एनोड किसका बना हुआ है, जिंक का। अब देखिए जिंक का बना हुआ तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालते दो तो Zn+2 बन जाता। लेकिन आपको अब ये स्पेशल बात क्या याद रखनी है, देखिए एक ट्रिक बताते हैं हम। यदि विद्युत अपघट्य जो है वो क्षार की फॉर्म में दिया हुआ है, इसमें क्षार मिला हुआ है, तो आपको एक ट्रिक का क्या याद रखनी है, ट्रिक क्या है, यदि विद्युत अपघट्य क्षार दिया हुआ हो तो रिएक्शन कराते समय सबसे पहले एनोड पर क्षार की अभिक्रिया कराते हैं। ऑटोमेटिक ऑक्सीकरण हो जाएगा, क्योंकि एनोड पर हमको क्या करना है, ऑक्सीकरण। तो देखिए ट्रिक है, आपको याद रखनी है। अगले सेल जो अपन पढ़ेंगे द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल में सीसा संचयक सेल, उसके बाद में आएगा निकल कैडमियम सेल। तो वहाँ पर भी इस ट्रिक का यूज होगा कि यदि विद्युत अपघट्य के रूप में क्षार दिया हुआ है तो एनोड पर रिएक्शन कराते समय यानी ऑक्सीकरण कराते समय हमको सबसे पहले किसकी रिएक्शन करानी है, क्षार की रिएक्शन करानी है। और बनाना क्या है, देखिए क्षार की अभिक्रिया करानी है तथा ऑक्साइड एवं ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। वो वैलेंसी के हिसाब से हम बनाएंगे, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं तथा साथ में जल बनेगा। ये ऑक्सीकरण पर रिएक्शन होगी। ये ट्रिक याद रखनी है आपको। क्या कराना है,
कि एनोड पर जब ऑक्सीकरण कराएंगे, कब, जब क्या दिया हुआ हो, विद्युत अपघट्य क्षार दिया हुआ हो। तो एनोड तथा एनोड पर रिएक्शन कराते समय हम सबसे पहले क्षार की रिएक्शन कराएंगे, और क्षार की रिएक्शन जब करा लेंगे तो उसके बाद में बनाना क्या है, आपको ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाना है, और उसके साथ में क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। वैलेंसी करने के लिए हाइड्रोजन को वैलेंस करेंगे। तो देखिए जिंक धातु का एनोड बना है और इसमें विद्युत अपघट्य दिया हुआ है क्षार। तो सबसे पहले हमने इस पर ऑक्सीकरण कराते समय किसकी रिएक्शन करा ली, बताओ, क्षार की रिएक्शन कराई। तो हमने इस पर क्षार की रिएक्शन कराई OH माइनस की, और जैसे ही OH माइनस की रिएक्शन कराई तो आपको क्या बनाना है, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, और जिंक का ऑक्साइड बन जाएगा क्या, ZNO। ये ऑक्साइड बन गया, और ये हमने किसकी रिएक्शन कराई, स्ट्रिक के अकॉर्डिंग क्षार की, ये क्षार बन गया, और ये क्या बन गया, एक ऑक्साइड, और साथ में क्या बनाना है आपको, जल। और चूंकि जिंक जो है कितने इलेक्ट्रॉन निकालता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से -2 भी कर सकते हो और इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन कर सकते हो, एक ही बात है। ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब बैलेंस किया हमने, देखो जिंक और ये, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन उधर 2 हैं, ये 2 हाइड्रोजन हो गई, ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर 2, इधर ऑक्सीजन देखिए 1 और 1 2, इधर आवेश देखिए -2, इधर भी -2, आवेश भी क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं, बैलेंस हो गई रिएक्शन। उसके बाद में देखा हमने कैथोड पर रिएक्शन क्या होगी, ये लो कैथोड पर रिएक्शन। तो कैथोड पर देखिए, कैथोड पर उल्टी पलट दीजिए इस रिएक्शन को, जो होगी वो उल्टी होगी। कैथोड किसका है, देखिए HGO का, HGO, ये HGO लेना है इधर, और इसके अलावा ये 2 ये लिए हुए हैं, इनको इधर जोड़ दें, जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं, और यहाँ पर ये H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखिए ये Hg और प्लस 2OH माइनस, ये कैथोड पर रिएक्शन हो गई। अरे देखिए इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। दूसरा हम कहते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, या ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो देखिए जब क्षार दे रखा है तो दूसरे स्टेप से रिएक्शन करनी है आपको। जिंक ये धातु थी, इसका ऑक्सीकरण कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन निकल के नहीं, क्षार हो जब क्या होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो देखिए जिंक में ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड, तो इसका ऑक्सीकरण हो गया। और देखिए दूसरे वे में अपन यहाँ देखें तो क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ जुड़ रही है और ऑक्सीजन निकल गई, देखो ऑक्सीजन इससे निकली, तो इस HGO का क्या हो चुका है, अपचयन, Hg प्लस 2OH माइनस, ये बन गया। अब क्या करना है, रिडॉक्स रिएक्शन लिखें। रिडॉक्स के लिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए आप। तो देखिए हमने लिखी यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन, तो देखिए ये कट गया, इधर ये कट गया, बस क्या गया, देखिए वही Zn प्लस HGO, Zn प्लस HGO इज इक्वल टू ZnO प्लस Hg। अरे वही रिएक्शन प्राप्त हो गई एक तरह से। देखिए कि जिंक पे HGO की रिएक्शन कराई तो इसमें दोनों में देखें तो जिंक ऑक्साइड बन गया, तो ये जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीकरण, और यहाँ से ऑक्सीजन निकल गई है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अपचयन हो गया। ये रिडॉक्स रिएक्शन देखें, यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीजन का जुड़ना, ये क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, और यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। हम इनके बारे में लिखें, ये जिंक जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में, HGO ये सॉलिड, ये सॉलिड। पारा जो होता है कमरे के ताप पर किस में होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ये क्या होगा, लिक्विड फेज में होगा। अब बात करें कि इसमें से क्वेश्चन क्या आते हैं, तो क्वेश्चन उसी टाइप से बनेंगे जैसे लेक्लांसी सेल में बन रहे थे। कौन कौन से क्वेश्चन थे, सबसे पहले सेल विभव पूछ सकता है आपसे, कितना होता है मरकरी सेल का, एनोड किसका बना होता है, कैथोड किसका बना होता है, इसमें विद्युत अपघट्य क्या लिया जाता है,
और मरकरी सेल की बनावट, मरकरी सेल के कोई 2 उपयोग इम्पोर्टेंट होते हैं इसके लिए। और इस साल जो बोर्ड में जो थी 2020 की बात कर रहे हैं हम, 2020 में जो मरकरी सेल से जो क्वेश्चन आया था वो क्या था कि मरकरी सेल में एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया, यानी ये क्वेश्चन आ चुका है 2020 में। उसके बाद में देखें कि एक ट्रिक बताइए हमको, इम्पोर्टेंट बात क्या याद रखनी है इसमें कि यदि विद्युत अपघट्ट क्षार दिया हुआ है तो ऑक्सीकरण कराते समय सबसे पहले क्षार की रिएक्शन करानी है और उसके बाद में आपको ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाना है, क्योंकि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है।